हेलो प्यारे बच्चों, 2025 का ये गणित का सेट है बच्चों, जिसका कोड है 822 PU। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर वायरल वाला है। इस पेपर को आप अगर पूरा लगा लेते तो आपके 70 के 70 नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो इसलिए पूरी क्लास को देखना होगा आपको, और एक एक सवाल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना है, और फिर इसके बाद सवालों को ये समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए सवालों को लगाते हैं बच्चों। पिछली हमने वीडियो में हमने खंड आ के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, इन सभी को हमने लगा दिया, एक एक करके समझा दिया। जिसने अभी जाकर नहीं देखा है तो उन क्वेश्चनों को जाकर भी देख लीजिएगा। अब हम सवाल लगाएंगे, ये खंड वा के वर्णनात्मक जो प्रश्न लगाएंगे, ये इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो पूरी क्लास में बने रहिए और एकदम मस्त होकर पढ़िए। अगर बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, खंड वा का कोई 5 खंड हल कीजिए। 13,915 पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम 13,915 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये बच्चों देखो, सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से। तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 हो गए 39 हो गए, 5 सत्ते 35, यहाँ 4, 5 अट्ठे 40 और 1 बचा 5 3 15। अब यहाँ पर ये बच्चों कटेगा हमारा 11 से। किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो चलिए 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, यहाँ पे बचे हुए हैं 5, 58 हो गए, 11 पंजे 55 और यहाँ 3, 11 3 33 हो गया। ये हमारा 253 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों इसे हम काटते हैं। देखिए ये किससे कटेगा, इसे हम जो है 11 से ऊपर ही कोई संख्या से कटेगा। 11 दूनी 22 और 22 11 से फिर कट जाएगा ये। तो 11 दूनी 22 और यहाँ 3 बचे 33 हो गया, 11 3 33। अब ये 23 से कट जाएगा, तो ये हमारा 1 आ गया। तो 13,915 के अभाज्य गुणन, 13,915 के अभाज्य गुणन कितने आए बेटा, जो हमारे आए हैं वो 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखने में तो सवाल बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन सवाल छोटा है। ये 2 नंबर का है, 5 प्रश्न करना है, और प्रत्येक प्रश्न के जो है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, खा नंबर सवाल। खा नंबर कह रहा है, यदि कोस ए बराबर 4/5 और त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन पेपर में आना है बच्चों। कोस ए बराबर दिया हुआ है 4/5। हमें जो मान ज्ञात करना है वो किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए गुणे कोस ए का प्लस tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इधर त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कोस जो होता है वो लाल बटे कक्का, आपको याद होगा लाल बटे कक्का। उसमें देखते हैं कोस जो होता है वो आधार बटे कड़ होता है, तो ये मान आधार हो जाएगा, ये वाला मान कड़ हो जाएगा। कड़ का मान 5 है, आधार का मान 4 है। लंब का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ए डाल लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जिस तरीके से हम लगा रहे हैं उस तरीके से अगर आपने बोर्ड में लगाए तो आपके पूरे पक्के नंबर मिले, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो देखो AC का मान कितना है, सूत्र हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। कड़ का मान दिया 5 है, तो यहाँ लगा देंगे 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया 4, तो यहाँ लगा देंगे 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान निकालना है, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। 5 का वर्ग करेंगे 25 बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16 और प्लस BC का स्क्वायर। 25 प्लस की तरफ माइनस के 16 हो जाएंगे और BC का स्क्वायर। 25 में 16 घटा देंगे बच्चों 9 आ जाएगा।
BC का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट का 9 हो जाएगा BC। तो BC का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमने BC का मान निकाल लिया 3। अब देखो हमें किसके किसके मान निकाले हैं, यहाँ पर इस इतने बीच में हम लगा देंगे, ठीक है। देखो साइन ए गुणे कोस ए और प्लस tan स्क्वायर ए, इसका हमें मान निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं फटाफट। साइन ए का मान जो है वो क्या होता है, साइन ए है ना, साइन ए होता है लंब कट, तो 3/5 हो जाएगा। कोस ए का तो दिया है 4/5, कोई टेंशन नहीं लेना है। प्लस tan ए का मान होता है लंब आधा, तो 3/4 का स्क्वायर। इसका गुणा करो 4 12 हो जाएगा, 5 25 प्लस 3 तिरका 9 4 चौक 16। अब यहाँ पर 25 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे गुणे 16 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे हल करते हैं, 12 का गुणा 16 में कर देंगे, 25 का गुणा 9 में कर लेंगे। तो 12 गुणे 16 और प्लस 9 गुणे 25, इनका गुणा करते हैं। चलिए 16 दूनी 32, यहाँ से लेंगे 3, 16 एकम 16 और 16 3 19, 192 प्लस और 25 नेमा कितने होते हैं 225 और बटे 16 पंजे 80, यहाँ से लगेंगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, तो कितना होगा नीचे 400। इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 9 2 11, यहाँ से लगी 1 2 और 1 3 1 4, 417 बटे 400। ये हमारा बेटा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्या आया, आंसर आया। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है समांतर श्रेणी का नंबर 2 नंबर का है। बच्चों इसी तरीके की क्वेश्चन पेपर में आएंगे, हलवा नहीं आएंगे जो आप तुरंत उसे लगा दो, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो भी बच्चों को समझता है कि बच्चा कैसा पढ़ने में है, पूरे साल उसने क्या पढ़ा है। तो हमसे बेटा इसमें क्या पूछा है, ये समांतर श्रेणी यदि 53 कामा 48 कामा 43 में 10वां पद कौन सा होगा, 10वां पद पूछा है। देखो जो पहला मान होता है ये ए होता है, ए बराबर 53 है, सार्वधातुक निकालो डी, और A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान 48 है, A1 का मान 53 है। इसे घटाओ कितने आ जाएंगे, 53 में से 48 घटाओ तो ये 5 होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। हमसे पूछा में 10वां पद, n बराबर 10, 10वां पद पूछा, मत कहने का मतलब n बराबर 10 दिया हुआ, ए 10 का मान पूछा, ठीक है। तो सूत्र तो बच्चों मालूम होना चाहिए, ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगेगा। देखो ए लिख लिया, n का मान 10 दिया तो 10 लिख लिया, बराबर ए का मान 53 दिया 53 लिख लिया, और प्लस n का मान 10 है 10 लिख लिया, -1 और सार्वधातुक का मान -5 है, इसको लिख लिया। तो ए 10 बराबर 53 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से गया 9 गुणे 5, तो 53 9 पन्ना 45, इसको घटाते हैं, 13 में से 5 गए 8 और 4 में 4 कुछ नहीं। तो हमारा जो 10वां पद जो निकल के आएगा वो हमारा बेटा कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा बेटा, 8 निकलेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो था हमने लगा दिया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो तीसरा है। क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला बच्चों है, 2,3 और 4,1 बिंदुओं के बीच की दूरी से तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये क्वेश्चन पेपर वायरल है पेपर, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए। यहाँ पर 2,3 और दिया हुआ और 4,1 के बीच की दूरी याद करना है। तो बच्चों ए बराबर देखो लिख लेते हैं 2,3, v बराबर लिख लेते हैं 4,1। अब इनके हम निर्देशांक लिख लेंगे। ये मान होता है x1 का 2, ये मान होता है y1 का कितना 3, x2 का मान ये वाला 4 और y1 का मान y2 का मान 1, ये हमने लिख लिया। अब हमसे पूछा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब 2 बिंदुओं के बीच दूरी मतलब d बराबर डिस्टेंस होता है। सूत्र क्या होता है, x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, x1 का मान कितना 2 है स्क्वायर, y2 का मान कितना 1 है और y2 का मान 1 है, y1 है, y1 का मान 3 है। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे ऊपर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से गया माइनस का 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग करो 4, 2 का वर्ग करो 4, तो इससे जोड़ लो, ये हो जाएगा 8। 8 को जब बाहर निकालेंगे ये 2√2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब सवाल लगाते हैं ये वाला, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ये बच्चों क्वेश्चन जो है 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, 2023 में भी आया, 2024 में आया, अब 100% ये 2025 में भी आ सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हो सकता है इस बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए और आपका छूट ना जाए, इसलिए हम इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो दिया हुआ सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना, एक एक स्टेप को बच्चों देखना, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या है। कई संख्या है बेटा, परमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसे हमने जब परमेय संख्या माना है तो इसे परमेय संख्या के रूप में भी लिखना होगा। तो √3 को हम लिख लेंगे p/q। क्या लिख लेंगे, p/q। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक है। क्या है बेटा, ये दोनों पूर्णांक हैं और q = 0। q = 0 का मतलब होता है ये जो हर है, परमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं होता है। अगर परमेय संख्या का अगर हर 0 हो जाएगा तो वो संख्या परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसलिए हम लिख देते हैं q = 0। अब देखो इसको उतार लेते हैं एक बार फिर, √3 = p/q। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, p का गुणा एम करेंगे p हो जाएगा, √3 का गुणा q में करेंगे तो √3q हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने। तो इधर वर्ग करेंगे, इससे समीकरण 1 चाहे डाल दो। तो देखो p का वर्ग करेंगे p², √3q का वर्ग करेंगे इधर, तो इधर हो जाएगा p², √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा इतना हो गया, देखो p जो स्क्वायर है वो 3 से, संख्या 3 से कैसी है, विभाज्य है, मतलब विभाज्य है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो लिखेंगे p², संख्या 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो pv संख्या 3 से विभाज्य, इतना जरूर लिखना है, विभाज्य है। ठीक है, अब देखो जो हमने समीकरण 1 डाला है, ये हमने क्या डाला था, समीकरण 1 डाला था, और इसे हम डालेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या करेंगे, p² = 3q², इसे हम समीकरण 2 डाल देंगे। अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, p बराबर मान लगा देंगे। देखो यहाँ 3 लिखा है ना, 3 तो 3c लिख लेंगे। माना p = 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है। क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर p का जो मान है वो समीकरण 2 में लगा देंगे। p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का जो मान है वो समीकरण 2 में
रखने पर। समीकरण 2 हमारा कौन सा, ये वाला है, पी स्क्वायर बराबर 3q²। अब पी की जगह आप लगा देंगे 3c ऊपर स्क्वायर बराबर यहाँ 3q²। तो यहाँ पर देखो 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, सी का वर्ग करेंगे c² हो जाएगा, और 3 यही है q²। ये देखो 3 से 9 काट देंगे, ये 3 आ जाएगा, तो 3c² बराबर q² आ गया। जिस तरीके से हमने बच्चों ये लिखा था उसी तरीके से हम जो है इधर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले q है तो q² संख्या 3 से विभाज्य है। अगर ऊपर वाला लिख लिया तो नीचे वाला बहुत आसान होता है, विभाज्य है। और नीचे लिखेंगे अब जैसे p लिखा जैसे अब लिखेंगे q भी संख्या 3 से विभाज्य है। ये बेटा हमने लिख लिया, जैसे हमने उसको लिखा तैसे हमने इसको भी लिख लिया। जब हमने यहाँ पर भी लिख लिया इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो P और Q में, देखो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणन आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणन 3 है। बच्चों कितना प्राप्त होता है, 3 है। लेकिन अगर वास्तव में देखा है √3 का कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणन 3 है, अतः ये विरोधाभास से प्राप्त होता है, अर्थात हमारी ये कल्पना है। हमने बच्चों मन में ही तो सोचा, हमारी ये कल्पना है, ठीक है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। ये बेटा हमारा सवाल लग चुका है, और जिसने नहीं लगाया हो, अब जिसे अगर लगाना नहीं आता इसे 2 बार लगा लीजिए, आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल आता है। हमने अभी बता दिया था 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 22 में भी आया, 23 में और 24 में भी आया। अब 25 की ही बारी है, तो 25 में अगर कुछ अच्छा करना है या अगर टॉप करना है तो इन सवालों को सीखना पड़ेगा। बिना लगाए कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। अगर सेब खाना ही था न्यूटन को तो सेब को उठा के खा लेते। उन्होंने सेब को उठाया, उन्होंने मन में ये सोचा था कि ये फल ऊपर से ही क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो न्यूटन ने खोज कर दी थी। उसी तरीके से आपको भी गणित में खोज करना है। अपने नंबर जो है 70 में 70 लाओ, तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 बराबर एक घन का आयतन दिया 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे घन का हमें आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दे दिया है। घन का आयतन कितना दिया है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमें दिया हुआ घन का आयतन। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 1331। यहाँ पे घन, ये घन हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो भुजा बराबर ये घनमूल हो जाएगा 1331। अब 1331 होता है, ये किसका होता है, कितने गुणन होता है, 11 गुणे 11 गुणे 11। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो हमारी जो भुजा निकल के आई वो कितनी आ गई बेटा, 11 सेंटीमीटर आई। कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है इस सवाल में, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो सूत्र इसका होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा का जो मान दिया वो 11 है, 11 ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया बराबर 6। 11 का वर्ग करते हैं 121, 121 में गुणा करते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 7।
कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था पहले का 4 नंबर था। हमने 5 सवाल 1 2 3 4 5 6 सवाल 5 करना थे, लेकिन हमने ये 6 सवाल लगा के आपको एक एक सवाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, कोई 3 खंड हल कीजिए और एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा 4 नंबर का, और 3 जब प्रश्न हल कर लोगे तो आपको कितने नंबर पूरे प्राप्त हो जाएंगे 12 नंबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं सवाल होते हैं, केवल दिमाग लगाने वाले होते हैं। अच्छे से जिसने दिमाग लगा लिया वो सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकता है, जिसने नहीं लगाया तो वो नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम लगाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक सवाल को समझाते हुए। पहला सवाल कह रहा है दूसरे का नंबर, दूसरे का नंबर कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लो, माना एक संख्या कितनी मान लें, एक संख्या मान लें ए मान ले रहे, ठीक है। दूसरी संख्या मान ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरी संख्या एक्स मान लें, यहाँ पे एक्स अच्छा लगता है। दूसरी संख्या माने यहाँ पे वाई। पहली संख्या हमने एक्स मान ली, दूसरी संख्या वाई मान ली। अब कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। शर्त नंबर 1, जो सवाल कहता जाएगा वैसा ही करते रहेंगे। कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर 26, तो एक्स माइनस वाई बराबर 26। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा एक संख्या, अब शर्त नंबर 2 कह रहा एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी, जैसे ये एक संख्या ये हमने मानी, ये दूसरी संख्या। कह रहा एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये 3 गुनी, तो 3 का गुणा इधर कर लें, दोनों बराबर हो गए। इसे हम डालेंगे समीकरण नंबर 2। कितना डाल दिया 2। अब जो x का मान निकला इसे समीकरण 1 में लगा देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y घटा दो, कितना आ जाएगा 2y बराबर 26। 2 से काट दो 13, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। तो y का मान निकालिए। y का मान समीकरण 2 में लगा तो x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y का जो मान है वो कितना है 13 है, तो 13 लगा देंगे। x बराबर 13 3 39। तो पहली संख्या हमारी 39 आ गई, दूसरी संख्या हमारी 13 आ गई। ये बच्चों हमारे आंसर हो गया। तो दूसरे का लगा दिए। कोई सवाल ये कठिन नहीं था। बच्चे फालतू में देख के क्वेश्चन से डर जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ाते, फिर कहते हैं पेपर बहुत कठिन आया, फिर रोते आके घर पे, फिर कहते हैं टीचर ने नहीं पढ़ाया। जब खुद नहीं पढ़ोगे तो टीचर क्या करेगा, नाम टीचर का होता, टीचर ने नहीं पढ़ाया, अपने आप पढ़ते नहीं हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे ये, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज को हमने बना लिया इस तरीके से। इसे डालेंगे A, इसे डालेंगे B, इसे डालेंगे C। अब कह रहा प्रत्येक की भुजा जो है वो A है, तो ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है और ये भी भुजा A है, सब भुजा A है। कह रहा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर। देखो शीर्ष लंब यहाँ से डाल लो, चाहे यहाँ से डाल लो, चाहे यहाँ से डाल, तो एक ही से ही निकाल लेंगे। तो ये शीर्ष लंब की लंबाई पूछी, इसे हम डालेंगे D। और जो समबाहु त्रिभुज होता है वो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का, ठीक है। तो देखो एक त्रिभुज हमारा बन गया, त्रिभुज ABD।
अब इसी त्रिभुज को देखना है हमें, तो इसमें देखो ये वाली ये त्रिभुज, इसमें कर्ण का मान ये दे दिया है और हमें शीर्ष लंब की लंबाई जो AD इसका मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AVD में, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया 60 अंश। अब देखो हमें AD का मान निकालना है, तो सूत्र कौन सा होता है, लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमिति पहुँच जाओ, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन लगा दिया, थीटा का मान 60 है, 60 लिख दिया। लंब का मान देखो निकालना है, AD है, AD लिख दिया। और कर्ण का मान A है, तो यहाँ A लिख दिया। अब साइन 60 जो होता है उसका मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर AD बटे A। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2AD हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे √3A हो जाएगा। दो गुणे में इस तरफ ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो AD बराबर √3/2A। ये हमारा शीर्ष लंब की लंबाई निकल आई, शीर्ष लंब की लंबाई निकल आई √3/2A। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है बेटा। आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला लगाते हैं, ये वाला गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलो लगाते हैं। गा कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ 2x² - 4x + 3 = 0। इसका हमें सबसे पहले विभक्तर ज्ञात करना है, फिर इसके बाद हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो विभक्तर के लिए सूत्र हमारा देखो, इसे विभक्तर के लिए समीकरण 1 डालो, ठीक है, और इसकी तुलना करो ax² + bx + c = 0। इसे डालो समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, किससे करने पर, समीकरण 2 से। x² से x² हट जाएगा तो a बराबर 2 आ जाएगा, x है, b बराबर -4 आएगा और c बराबर 3 आ जाएगा। विभक्तर का जो सूत्र होता है वो d बराबर b² - 4ac होता है। तो d बराबर b का मान कितना, -4 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है, a है ना, a का मान 2 है और c का मान 3 है, 3 लगा दिया। तो -4 का वर्ग करेंगे 16, 4 दूनी 12, 4 तीन 12, 12 दूनी 24। इसको यहाँ पर घटा देंगे तो 24 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये हमारा बच्चों क्या निकल गया है, विभक्तर हमसे पूछा था, हमने विभक्तर इसको लगा दिया है, ठीक है। अब इसने कहा है मूलों का योगफल ज्ञात करो, मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। तो चलिए मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो सूत्र होता है मूलों का योगफल, क्या सूत्र होता है, मूलों का योगफल बराबर -b/a, मतलब -x का गुणांक बटे x² गुणांक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस लगा, माइनस लगा दे, b का मान कितना है, b का मान -4 है, -4 लिख लिया। a है, a का मान 2 है, 2 लिख लिया। माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, 2 में से का 2 दूनी 4, तो बराबर 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, मूलों का योग। अब निकालो मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, ठीक है। इसका सूत्र होता है c/a, कहने मतलब अचर पद बटे x² गुणांक। तो c का मान कितना, 3 है, 3 लिख लिया, और a का मान 2 है तो 2 लिख दिया। तो 3/2 हमारा जो है राइट आंसर निकल के आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर गा लग चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर लगाएंगे घा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर घा लगाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से, सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या नहीं। जैसे कोई एक वृत्त है, ये क्या है,
इधर यहाँ पे बना रहे हैं, ये कोई वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त पर कोई दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी इस तरीके से, ठीक। अब हमसे पूछा जो ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसे बिंदु डालना P, इसे डालना P Q और इसे डालना R, ये स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ पर ये एक व्यास डाल लिया। अब यहाँ पर हमें से क्या करना, हमें ये बताना है ये जो रेखा है वो इस पे जो है, मतलब जे वाली जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है या नहीं है। थोड़ा चित्र इस तरीके से बनेगा, थोड़ा हमने गलत ऐसा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बीच में एक ऐसे रेखा खींच लेंगे। देखो ये भी हमारा एक 90 डिग्री का बन गया, ये भी एक 90 अंश का बन गया, दोनों हमारे 90 अंश के हो गए। और इस वाले को बिंदु ओ डाल लेंगे। तो हमने इस तरीके से खींचा बच्चों, ये वाली जो है गलत बन गई थी, ठीक है, इसको हटा दिया इस तरीके से, और ये हमारी खिंच गई, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमारा यही लिखना है। देखो पेपर में लिखना है, पेपर में क्या लिखोगे, कोई दिया में लिखो कोई वृत्त, ये हमारा कोई वृत्त ओ है जिसकी त्रिज्या ओ क्यू ओ आर है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू पी आर हैं। ये हमको क्या लिखना है, दिया में लिखना। अब देखो ये कोण है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ओ पी क्यू ओ बराबर पी आर ओ, कोण पी आर ओ, क्योंकि ये कोण 90 अंश के हैं, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ये वाले बराबर हैं। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, उसको लिख लेना है, ठीक है। सिद्ध करना हमें है, सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, इसे हमें सिद्ध करना है। अब डालेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में बेटा देखो जो ओ क्यू है, ओ क्यू जो है वो किस पे लंब है, पी क्यू पर है, इस तरीके से लिख लिया। दूसरा देखो ओ आर जो है वो किस पे लंब है, वो पी आर पे, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखो एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया है। अब इन दोनों त्रिभुज में देखो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, देखो ऊपर लिख लिया हमने। तो लिख लेंगे पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ, ये हमें दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है। अगर हम देखा जाए ये हमारा कोण इस कोण के बराबर है। अब देखो इस त्रिभुज में देखो और इस त्रिभुज में देखो, दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर ये वाली जो OP है वो इस वाले भी त्रिभुज के लिए, इस वाले के लिए। तो लिखेंगे OP बराबर OP, ये हमारी क्या है, ये हमारी ओवाइनिष्ट है। क्या ये ओवाइनिष्ट है, ठीक है। ओवाइनिष्ट भुज है दोनों त्रिभुजों के लिए। जब हमारा ये दोनों बराबर हो गए हैं, अब हम अगला देखेंगे। अब दूसरी भुजा देख लेंगे। देखो ओ क्यू जो है वो ओ आर के बराबर है, ये हमारी क्या त्रिज्या है। ओ क्यू जो है वो ओ आर के बराबर है, ये हमारी क्या त्रिज्या है, ये भी बराबर हैं। जब देखो एक कोण बराबर हो गए, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो हमारा ये किसके नियम से हो जाएगा, RHS नियम से। कौन से नियम से, RHS नियम से। त्रिभुज हमारा कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज PQO समरूप त्रिभुज PRO, ठीक है। और हमें जो सिद्ध करना है वो उसे लिख देंगे PQ बराबर PR, यही हमें सिद्ध करना था बेटा। हमारा ये आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे 2-3 बार लगाइए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा घ नंबर था। ये हमारे क्वेश्चन जो सभी थे वो 3-3 नंबर, ये हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन थे
अब ये तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। ये भी 3 प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो इसलिए पूरी क्लास में बने रहिए और एक एक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पता नहीं कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, फिर वहाँ पे आप पे नहीं लगेगा तो आपको समस्या खड़ी कर देगा। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन दिया हुआ है का, तीसरे का 60 मीटर ऊंची एक मीनार, कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करो। देखो बच्चों ध्यान से समझना होगा सवाल को। देखो कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार, तो ये कोई एक 60 मीटर ऊंची कोई मीनार खड़ी हुई, 60 मीटर, ये कितनी ऊंचाई की है ये 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, ये मीनार की चोटी है, चोटी से एक मकान की छत, और ये कोई एक मकान खड़ा हुआ है। कह रहा मकान की छत, मकान की छत, तो मकान की छत ये होगी, मकान की छत तथा आधार का अवनमन कोण 45 है और कितना है 60 है, 45 और 60 है। तो उस मकान की ऊंचाई तक मीनार की मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है मकान की छत का जो है वो 45 अंश है, तो यहाँ डालेंगे 45 अंश। ठीक है, और कह रहा है आधार का अवनमन कोण 60 है, तो इस आधार का अवनमन जो कोण है वो कितने अंश का है 60 अंश का, तो इसे डालेंगे 60 अंश। तो हमसे पूछा मकान की ऊंचाई, तो मकान की ऊंचाई को एच मान लेंगे, तो इधर भी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा एच ही हो जाएगी। ठीक है, इधर एच हो जाएगी और पूरी हमारी जो है वो 60 है, 60 में से एच घटा देंगे तो ये 60 माइनस एच यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, और इसको हम मान लेंगे इतनी को एक्स, तो ये एक्स हो जाएगी, इधर वाली एक्स हो जाएगी। अब इसे हम डालेंगे ए बी सी डी ई। तो हम इस सवाल को लगाते हैं। पहले जो जो लिखा जो माना है वो उसे लिख लेंगे। माना मकान की ऊंचाई पहले मानी, तो लिखेंगे माना मकान की ऊंचाई कितनी मान लेंगे एच, देखो एच ही तो मानी है। और मकान और भवन के बीच की दूरी को क्या सॉरी मकान और मीनार की बीच दूरी को मानेंगे, माना मकान व मीनार के बीच की दूरी, उसे हमने क्या माना एक्स माना, तो हमने एक्स डाल लिया। ठीक है, ये सब मीटर में है, मीटर। अब देखो पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो थीटा बराबर 45, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान 45 है, 45, लंब का मान कितना है 60 माइनस एच, 60 माइनस एच, आधार का मान कितना x है, x लिख लिया। tan 45 का मान होता है 1, तो इसे 1 लिख लिया बराबर 60 माइनस एच बटे एक्स। तो इसके नीचे 1 लगा दिया, 1 का गुणा x करेंगे तो x हो जाएगा, इधर 60 माइनस का h हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये वाला कोण उठाएंगे ए डी सी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, देखो थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश, और लंब बटे आधार किसका होता है tan थीटा का, tan थीटा बराबर लंब हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 दिया हुआ तो 60 लगा दिया, आधार यहाँ से यहाँ तक दिया x है, x लिख दिया, और थीटा ये आप लगा देंगे 60, तो tan 60 बराबर 60 बटे एक्स। tan 60 का मान होता है √3 और 60 बटे एक्स, इसके नीचे 1 लगा देंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो √3x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर √3 गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये 60 बटे √3 हो जाएगा। अंश और हर में √3 का ऊपर भी गुणा कर लो नीचे भी कर लो, तो x बराबर ये हो जाएगा 60 √3, √3 का गुणा √3 में 3 हो गया, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 20 हो गया,
तो x का मान 20√3 आ गया। एक बेटा हमारा जो है आंसर आ चुका है, जे वाला आंसर हमारा आ गया 20√3। अब यही जो हमने x का मान निकाला है इसी को उठा के लगा देंगे समीकरण 1 में, तो h का मान निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 20√3 समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो मकान की ऊंचाई हमारी निकल आएगी। तो x बराबर 60 - h, यही तो समीकरण 1 दिया हुआ, देखो जी दिया हुआ है, तो इसी में लगा देंगे। x का मान निकला था 20√3, तो यहाँ लिख देंगे 20√3 बराबर 60 - h। माइनस का h है इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का h हो जाएगा, इधर 60 है। 20 इधर प्लस के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस के 20√3 हो जाएगा। h बराबर दोनों में से देखो कॉमन मिल जाएगा 20। जब दोनों में से 20 हम जब कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 20 3 60 और इधर आ जाएगा √3। ठीक है, तो इसे और आगे हल करना चाहो और आगे हल कर लो। 20 3 माइनस √3 का मान होता है 1.732, और जब इसमें से इसको घटा दो कितना बचा है उसको लिखते हैं 3.00 में से 1.732 घटा दो, यहाँ बचेगा 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2 में से 1, तो हमारा आया गुणे 1.268। इसका गुणा कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 1 13, यहाँ से लगे 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2 एकम 2, और कितने अंक बाद दशमलव है 1 और 1 0 लगा दें, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 25.360 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और जिस बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए बच्चों खा नंबर सवाल लगाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक कितना मान लेंगे x, दूसरा पूर्णांक कितना मानेंगे, दूसरा पूर्णांक इसे मानेंगे x + 1। ठीक है, पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक x + 1 मान लेंगे। अब सवाल कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। अब इनके वर्गों का योग करो प्रश्नानुसार, यहाँ डाल लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, वर्गों का योग, तो देखो इसका भी वर्ग कर लो और x + 1 है इसका भी वर्ग कर लो, दोनों का वर्गों का योग कितना 365, यही तो दिया हुआ है, दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो सूत्र देखो खोलो, ये तो x² है, ये a + b का होल स्क्वायर, सूत्र ऐसे खोलो a² + b², a का वर्ग करो a की प्लस 2a × b बराबर 365। तो x² + x² + 1, 2 एकम 2x का 2 का गुणा x करो प्लस का 2x 365। x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस के 2x ये हैं और प्लस का 1 ये है, इधर लाओ जी माइनस प्लस के इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएंगे बराबर 0। तो 2x² + 2x 365 में से घटाओ 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से देखिए पूरे में से 2 कॉमन मिल जाएंगे, तो 2 कॉमन तो ये x² यहाँ पर x और 2 जब 364 में कॉमन लेंगे तो 182 हो जाएगा बराबर 0। 2 गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये मतलब 2 गुणे में जब 0 की तरफ लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x² + x - 182। हमसे कहा गुणा करें 182 आ जाए, जोड़ें या घटाएं तो 1 आ जाए। तो 14 का गुणा 13 हम करते हैं 182 होता है, और 14 में से जब 13 घटा देंगे तो 1 आ जाता है। तो बन गया हमारा x² + 14 - 13 x - 182 बराबर 0। अब यहाँ पर x² + 14 में से x घटा दो, 14 का गुणा x करो तो 14x हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 13 का गुणा x में करो 13x हो गया, -182 बराबर 0।
दोनों में कॉमन x मिल रहा है तो x प्लस के 14, इधर दोनों में कॉमन 13 मिल जाएगा। तो यहाँ x माइनस जब कॉमन ले रहे हैं ना तो ये प्लस का हो जाएगा, 13 का कॉमन 142 तो यहाँ पे 14 बच जाएगा बराबर 0। अब देखो दोनों में x प्लस 14 तो इसका मतलब सवाल हमारा सही लगा हुआ, तो दोनों में से एक लिख लेंगे। इधर x माइनस 13 उठा लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0। प्लस वाला छोड़ देते हैं, माइनस वाला उठा लेते हैं। x माइनस 13 बराबर 0। माइनस 13 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 13 आ गए। ये हमारा जो निकला है पहला पूर्णांक निकला। क्या निकला बेटा? पहला पूर्णांक। यहाँ डाल देते हैं पहला पूर्णांक कितना आ गया? x बराबर 13। दूसरा पूर्णांक लिख रहे हैं, दूसरा पूर्णांक तो क्या होता है? x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x का मान 13 प्लस है कितना हो जाएगा? 14। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात है। देखो खोखला गोला वाले बच्चों जो सवाल हैं वो आपके हट चुके हैं, ये सवाल पेपर में नहीं आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन जो बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। करा एक नाव की गति, दोबारा पढ़ते हैं। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो जो नाव है उसकी शांत जो जल है, ठहरा हुआ जल है, उसमें चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर, मतलब विरुद्ध जा रहा है और फिर 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? धारा की चाल मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। माना धारा की चाल, क्या मानेंगे? माना धारा की चाल कितनी मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी मान ली? माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कह रहा है धारा के विरुद्ध की बात कर रहा है। किसकी कह रहा है? धारा के विरुद्ध जाने में। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के विरुद्ध नाव की चाल। धारा के विरुद्ध नाव की चाल। किसकी लिखेंगे? नाव की चाल। विरुद्ध में क्या होता है? घटता है। तो हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब धारा के अनुकूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? धारा के अनुकूल नाव की चाल। नाव की चाल कितनी लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे हम 18 प्लस एक्स। 18 प्लस एक्स, ये हमें दोनों की चाल लिख ली, ठीक है। धारा के विरुद्ध भी लिख ली, धारा के अनुकूल भी चाल लिख ली। अब निकालेंगे समय। धारा के विरुद्ध लिया गया समय निकालेंगे, फिर धारा के अनुकूल लिया गया समय निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे धारा के विरुद्ध लिया गया समय। और समय बराबर जो बेटा सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो चलिए लिखते हैं। दूरी हमें कितनी दी है? दूरी जो हमें दी है वो कितनी दी है इसने? देखो 24 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 24 और चाल हमारी कितनी है? देखो धारा के विरुद्ध 18 माइनस एक्स है, तो लिख लेंगे 18 माइनस एक्स घंटा। ये हमारा निकल आया। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल। तो यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल लिया गया समय। लिया गया, इसे T1 डालना, ठीक है। लिया गया समय, तो सूत्र वही लगेगा, दूरी बटे चाल। तो ये हमारा हो जाएगा T2 बराबर, दूरी तो 24 किलोमीटर ही है और समय कितना हो जाएगा? अनुकूल वाली चाल उठा ली जाएगी 18 प्लस एक्स।
ये इसका घंटा आ गया। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल, प्रश्नानुसार जो कहेगा वैसे ही हम करेंगे। एक तरफ हम लिख लेंगे ये वाली T1 बराबर T2 कर लेंगे, T1 बराबर T2। तो T1 का मान कितना दिया हुआ है 24/18 माइनस एक्स, और T2 का मान 24/18 प्लस एक्स। ठीक है। अब जो सवाल पढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है वैसा ही हम करेंगे जो सवाल कहेगा। सवाल हमारा कह रहा है 24, कह रहा है विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की जाने में, धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। ये 1 घंटा अधिक समय लेता है। अगर इसको जोड़ दें, इसमें जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये घंटा एक ज़्यादा ले रहा है। अगर वही घंटा एक इधर वाले में जोड़ दें T2 में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब 24 को इस तरफ ले आएंगे तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1 हो गया। ठीक है। दोनों में एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 18 माइनस का एक्स, और इधर आ जाएगा 18 प्लस का एक्स। और देखो इधर हमारा कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं इसके बाद इसे बनाते हैं। देखो दोनों में 24 कॉमन मिल रहा है, 24 कॉमन ले तो यहाँ पर भी एक बचेगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, तो ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी 18 प्लस एक्स, और ये वाली यहाँ पे पहुँच जाएगी तो 18 माइनस का एक्स है, ये माइनस है ना इसलिए प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है। ये 24 कॉमन ले लिया हमने पहले से, तो 1/, इतना आ जाएगा और 1/, ये आ जाएगा। देखो दिखा दे रहे ना, बाद में ये कहोगे समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे 24 को हमने कॉमन ले लिया, 1/18 माइनस एक्स, और इधर हमारा 1/18 प्लस एक्स बराबर 24 ये बराबर 1 बचा हुआ, इस तरीके बचा हुआ। अब इसका इसमें, इसका इसके एलसीएम ले लिया, इतना हो गया, बराबर कितना चल रहा है 1, ऐसे आया था। देखो 24 ये हो गया, प्लस के 18 माइनस 18 कट गई, एक्स का एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये एक बार प्लस के एक बार माइनस, तो सूत्र होता है एक बार माइनस एक बार प्लस, सूत्र होता है A² माइनस B², तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1। तो ये 24 गुणे 2x, 18 जो होते हैं बच्चों 324 होते हैं, एक्स का वर्ग करेंगे x² बराबर 1। अब ये कैंचीदार गुणा कर लेंगे, 24 दूनी 48x हो जाएगा, 24 दूनी 48x, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 324 माइनस x²। ये माइनस x² इधर लाएंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर 48 पहले से मैं जे वाले इधर लाएंगे तो ये भी माइनस 324। अब देखो क्या करना है, गुणा करें 324 आ जाए, जोड़ा या घटाई करें 48 आ जाए, तो हमारा कितने का बन जाएगा x² प्लस, देखो 54 में 6 का गुणा करो 324 होते हैं, 54 में से 6 घटा दो 48 होते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 माइनस 6, एक्स माइनस 324 बराबर 0। x² 54 गुणा एक्स करो 54x हो गया, 6 का गुणा इसमें करो 6x माइनस 324। ठीक है। अब दोनों में x कॉमन ले लो, x प्लस 54, और माइनस यहाँ पे 6 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 54, इधर भी आ जाएगा, तो दोनों x प्लस 54 है, तो सवाल सही, x प्लस 54 को यहीं पे लिखा रहने दो, ये उठा लो, x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे देखो 54 प्लस का इसको छोड़ देते हैं, माइनस वाला उठा लेते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। जो हमारी धारा की चाल निकल के आई है वो कितनी आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आई। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने जो प्रश्न थे तीसरे के लगवा दिए। अब प्रश्न लगेगा वो चौथे का लगेगा, इस वाले का। चौथे का जो कह रहा है कोई एक खंड हल कीजिए, इसमें केवल दोनों में से एक करना, का या खा में से कोई सा भी सवाल तुम्हें अच्छा लगे जो तुम लगा लो, उसी को केवल एक करना है। और जो फिर सवाल दिया हुआ एक जो है वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का बच्चों है। कितने नंबर का है, 8 नंबर का है, इसलिए इसे अच्छे तरीके से लगाना होगा, गलत नहीं करना, ना नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, पहले से ही बता दिया हमने। सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 90 पाई है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास कब ज्ञात कर पाओगे, तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लो, जब त्रिज्या निकल आएगी तो आराम से निकाल लोगे। चलिए बच्चों इसमें हम मान लिख लेते हैं पहले।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया है वो 90 पाई दिया हुआ। कितना दिया? 90 पाई दिया हुआ है। और हमसे आधार का व्यास पूछा है, हमसे डी पूछी है। ठीक है। तो पहले संपूर्ण पृष्ठ का जो शंकु होता है ना, शंकु का यहाँ डाल देते, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र क्या होता है? वो हमारा होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कितना दिया? 90 पाई। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें कॉमन मिल रहा है पाई आर, तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस आर बराबर 90 पाई। ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे पाई से पाई काट देंगे, तो यहाँ पर पाई से पाई कट गया तो हमारा बचेगा आर एल प्लस आर बराबर 90। कितना बचा हुआ है? 90। अब आर देखो, एल का मान दे दिया 13, तो यहाँ लगा देंगे 13 प्लस आर बराबर 90। आर का गुणा कर दो तो ये 13 आर हो जाएगा, प्लस आर का गुणा आर में गुणा करो, आर स्क्वायर बराबर 90। 90 को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर और माइनस के 90 बराबर 0। गुणा करें 90 आ जाए, गुणा करें 90 आ जाए और जोड़ा घटाई करें 13 आ जाए, तो कितना होता है? 18 पंजे 90 और 18 में से 5 के कितने बचेंगे? 13। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5 आर माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। तो दोनों में से आर काम ले लेंगे, आर प्लस 18 माइनस यहाँ पर 5 काम ले लेंगे तो आर प्लस के 18 बराबर 0। आर प्लस 18 है, आर प्लस 18 दोनों में से एक को लिख लेंगे और आर माइनस 5 है ये लिख लेंगे बराबर 0। तो आर माइनस 5 इसको उठा लेंगे बराबर 0, माइनस 5 तो इस प्लस में ले जाएंगे तो आर बराबर 5 आ गया। हमने त्रिज्या निकाल ली है 5। जब त्रिज्या 5 निकाल ली है, हमसे क्या पूछा है? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है व्यास ज्ञात करो। तो व्यास बराबर सूत्र क्या होता है? व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 त्रिज्या आई 5 है बच्चों, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे कि देखिए 5 निकाली थी, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो व्यास हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब प्रश्न लगाते हैं अगला, खा नंबर। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो। नंबर 2 बादशाह नहीं होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुल पत्तों की संख्या दी है 52, तो यहाँ लिख लेंगे कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। ठीक है। कुल पत्तों की संख्या 52 हमने लिख ली। अब देखो नंबर 1 कह रहा बादशाह, तो बादशाह के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती? बादशाह के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ठीक है। ये हमारे कुल पत्तों की संख्या जी कुल परिणाम है हुए जाके, और जी अनुकूल परिणाम हुए 4। क्या है? यहाँ पे लिख लें अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा? ये 4 हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा बादशाह पत्ते की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे पी बादशाह, बादशाह पत्ता। ठीक है। ज़्यादा फालतू नहीं लिखना है। पी मतलब होता है प्रायिकता, बादशाह मतलब बादशाह पत्ते की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। यहाँ क्या सूत्र हो जाएगा? अनुकूल परिणाम वटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आए बेटा? 4 आए। 4 लिख लें। कुल परिणाम कितने? 52 आए। ठीक है। 52 ही पत्ते होते हैं। अब इसे काट लो, 4 एकम 4
और 4 एकम 4, 4 तियो 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 नंबर के प्रश्न का 1/13। अगला पूछा बादशाह नहीं। देखो बादशाह होने की प्रायिकता 1/3 है। अब निकालेंगे बादशाह न होने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे, अगर होने की प्रायिकता दी हो और ना होने की निकालना हो तो एक में से घटा दिया करो होने वाली प्रायिकता। तो जब इसे घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में ये एलसीएम लो, 1 का गुणा 13 में 13 होगा, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। 13 में से गया 12/13। ये बादशाह ना होने की प्रायिकता आ गई 12/13। ये हमारा बेटा इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अब 4 के 2 ही प्रश्न दिए होते 8 नंबर के, आपको केवल ये दोनों में से एक लगाना था, तो हमने ये दोनों प्रश्न लगा दिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये, कोई एक खंड हल कीजिए। इसमें से एक खंड हल करना है। ये भी कितने नंबर का, 8 नंबर का है। चाहे प्रश्न ये लगा के आ जाओ, चाहे इसको लगा दो, किसी को लगा दो, टेंशन फ्री होके आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से देखा जाए दोनों क्वेश्चन सरल हैं, बच्चे खुशी से लगा देंगे, 8 नंबर पूरे आ जाएंगे। अगर ये क्लास जिस बच्चे ने पूरी ली है तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख देना। हम उस बच्चे का अगली वीडियो में नाम लेंगे और बताएंगे। तो 5वें प्रश्न का 8वां प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, का नंबर कह रहा है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य कितना मान लेंगे, x रुपये, ठीक है, तथा एक कुर्सी का मूल्य मान लिया x रुपये। अब मानेंगे माना एक मेज का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपये। अब देखो शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है, शर्त नंबर 1 कह रहा है 4 कुर्सियाँ तथा 7 मेज़ों का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 4x + 7y = 360। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। फिर शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है, शर्त नंबर 2 कह रहा है 6 कुर्सियों तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 है। तो 6x + 10y = 520। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें x और y के मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 1 से, ठीक है। 4x + 7y = 360। ये प्लस का उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में चलेगा, 360 माइनस का 7y। 4 गुणे में इस तरफ ले जाएंगे तो 360 माइनस का 7y बटा 4 हो गया। इसे समीकरण हम डाल देंगे 3, क्योंकि 3 बनाने से सवाल छोटा हो जाता है। तो x का जो मान निकाला है इसे हम समीकरण 2 में लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण हमारा 2 है, इसको उठा लेंगे 6x + 10y = 520। अब यहाँ पे जो x है ना, यहीं पर लगा देंगे इतना मान। तो चलिए लगाते हैं, 360 माइनस 7y बटा 4 और प्लस के 10y = 520। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 3 का केवल गुणा करो, 3 का गुणा 0 को 0, 3 6 18 और 3 तिरका 9 और 1 10, 1080 हो जाएगा। और 3 सत्ते 21y बटा 2 प्लस के 10y = 520। इसके नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम ले लेंगे 2। तो 10 1080 माइनस 21y, 10 दूनी 20y = 520। इसके नीचे 1 लगा दो, यहाँ पर 1080 और माइनस 21 में से 21y में से प्लस के 20 घटाने माइनस का 1y बचेगा बटे 2 = 520। अब कैंचीदार गुणा कर लेंगे, तो 1080
80 माइनस वाई बराबर 2 का गुणा 520 में करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 1080 माइनस वाई, 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10। यहाँ पर माइनस को बाई को इस तरफ ले आएंगे और इस वाले मान को इस तरफ ले आएंगे तो 1080 माइनस 1040 बराबर वाई। 1080 में से 1040 घटा देंगे तो 40 बचेगा वाई। तो एक आंसर आ गया, वाई का मान जो है वो 40 निकल के आया। और जो वाई का मान है, ये कहने का मतलब है एक कुर्सी एक मेज का मूल निकला। ये किसका मूल निकला? एक मेज का मूल निकाल लिया, कितना है? 40 रुपये है। ठीक है, अब यही वाई का मान उठा के समीकरण 3 में लगा देंगे। किस में उठा के लगा देंगे? समीकरण 3 में। तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 कौन सा है? x बराबर 360 माइनस 7y बटे 4। 360 माइनस 7y का मान 40 है, 40 लिखेंगे बटे 4। तो 360 माइनस 7 चौक 28 और 0 बटे 4। ये हमारा किसका? x का मान निकलेगा, एक कुर्सी का मूल निकलेगा। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इधर हमारा 80। ठीक है, यहाँ पे गलत हमें लगता है, घट गया 0 0 और ये 16 में से 8 गए, 8 बचा, हाँ सही घटा हुआ, बटे 4 बराबर x। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 0। तो x का मान कितना निकला है? 20। तो एक कुर्सी का जो मूल निकला है वो बेटा निकला है 20 रुपये और एक मेज का जो मूल निकला है वो कितना निकला है? वो 40 रुपये निकला। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को हमने लगा दिया है। ठीक है, कठिन क्वेश्चन नहीं था बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं थी। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट बचा हुआ इस प्रश्न का है, इस पेपर का है। कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी में लगा देंगे। तो थीटा का मान दिया 60 है, 60 लिख दिया बटे 360, पाई का मान 22 बटे 60, त्रिज्या का मान 21 गुणे 21। देखो 0 0 6 से काटने, छतरंग 36 हो गया, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे ये 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, केवल इसमें बचा है 11 गुणे 21। तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 22 एक 23। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो 231 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आया। ये बच्चों हमारा इस प्रश्न का उत्तर। और जिस बच्चे ने ये पूरी वीडियो अगर देखी है तो वो कमेंट में अपना नाम लिख दें, उस बच्चे का अगली क्लास में नाम लेंगे। और बता दें बच्चों, आप अगर हमारी ये क्लास रोज़ाना लेते हो तो समझो आपके 70 में 70 नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे तरीके से रोज़ाना करा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से क्लास लेते हैं और आप भी ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में।